इस वीडियो में हम कवर करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूनिट 4, जिसका नाम है लोकलाइज्ड एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टीचिंग, यानी स्थानीय और प्रासंगिक शिक्षण। मतलब हर स्थान पर या स्थानीय तौर पर आप किस प्रकार के शिक्षण को ज्यादा महत्व देते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चालू करते हैं इस वीडियो को। निम्नलिखित शिक्षा में विकास पर प्रभाव, मतलब निम्नलिखित नीचे कुछ आपको चीजें दी जाएंगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें आगे आएंगी जिन्हें हमें क्या करना है, शिक्षा में उसका यूज और प्रभाव क्या पड़ता है ये बताना है। बेसिकली उन चीजों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहली चीज थी हमारे पास शैक्षिक रेडियो, एजुकेशनल रेडियो। ठीक है, ये क्या है, श्रव्य साधन है, सभी जानते हैं कि ये सुनने के काम आता है। रेडियो के बारे में बता दूं तो जो है ये पहले मनोरंजन के लिए, लेकिन अब जो है शैक्षिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो केवल रेडियो क्या था, गाने सुनने के काम आता था, एफएम के काम आता था, लेकिन आज के टाइम पे कई ऐसे चैनल्स और ऐसे कई कार्यक्रम आते हैं जो एजुकेशनल होते हैं। रेडियो हमारी शिक्षा के लिए आशाओं से परिपूर्ण है, ऐसा के.एन. श्रीवास्तव ने कहा। तो ये परिभाषा भी आ गई हमारे पास कि जो रेडियो है वो हमारी शिक्षा के लिए आशाओं से परिपूर्ण है, मतलब बहुत सारी हम इससे होप रख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि 3 वर्ग होते हैं, 3 तरह के कार्यक्रम आते हैं रेडियो में। व्यावसायिक कार्यक्रम जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम एजुकेशनल, और शिक्षकों द्वारा अनुदेशन, मतलब टीचर्स के द्वारा जो अनुदेशित कार्यक्रम भी इस पर आते हैं। तो कार्यक्रम क्या हो जाता है कि कार्यक्रम का प्रसारण भी आता है इस पे, जैसे कि यूजीसी और इग्नू ए भी कई ऐसे लेक्चरार्स होते हैं या कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं। तो अगर देखिए पेपर में ऐसे ही आता है, आपको 2-3 दे देगा, जैसे अभी रेडियो हो गया या और भी चीजें हैं नीचे, वो दे देगा 2 या 3 देगा और फिर कहेगा कि इसका जो है आप शिक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे उसका शिक्षा में कैसे उपयोग करेंगे। आप भाषण सुनाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इसमें जो है शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित बच्चे देखेंगे और सुनेंगे, है ना। इसके लाभ और हानि सीमाएं ये भी आप लिखेंगे साथ ही साथ में, कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। तो लाभ इसके ये हैं कि ये नाटकीय अनुभव प्रस्तुत करता है, ऐसा लगता है कि हम सच में देख रहे हैं, इमेजिनेशन चल रही होती है माइंड में। वहीं जो इसकी सीमा की बात करें तो ये एक तरफा संचार है, हम सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, फीडबैक दे नहीं सकते। दूसरी चीज, ये समसामयिक घटनाओं का ज्ञान देता है लाभ में, मतलब साथ साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसका ज्ञान, और ये तत्कालिक संबंधित होता है, मतलब ये ऑन द टाइम जो चीजें चल रही हैं उसकी जानकारी देता है। निरस्ता से बचाता है, मतलब इसमें रुचि बढ़ती है और सामान्य ज्ञान का विस्तार होता है। ठीक है, अब इसकी सीमाओं की बात करें तो ये एक तरफा संचार है। ये समरूपता, यानी सभी के लिए। अब मान लीजिए किसी को सुनाई कम देता है या सुनकर समझ में नहीं आता, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सुनने वाला ही साधन है, तो ये समरूपता है, सबके लिए जैसा है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी सीमा बन जाती है। कोई दोहराई नहीं होती, जैसे कार्यक्रम जो रेडियो पे आते हैं इसका कोई ये नहीं है कि कितने बजे दोबारा प्रसारित होगा। समय की असुविधा, कि मान लीजिए कोई टाइम फिक्स है किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने का, तो वो उसी टाइम आएगा। ठीक है, तो जो लोग उस समय फ्री नहीं होंगे वो देख नहीं पाएंगे, विद्यार्थी रह जाएंगे। पूर्वेक्षण की असुविधा, यानी आप उसको जो है एक बार कर दिया आपने प्रसारित, तो दोबारा आप उसको पूर्वेक्षण नहीं कर सकते। इसका उपयोग जब आप टीचिंग के लिए करेंगे तो क्या क्या आप काम करेंगे एज अ टीचर, तैयारी पहले ही कर लेंगे। सबसे पहले तैयारी करना होगा, सारी चीजें अरेंजमेंट करना, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, और फिर अनुगमन, लास्ट में आप क्या लेंगे, फीडबैक। आगे चलते हैं, अगला है हमारा शैक्षिक टेलीविजन, यानी एजुकेशनल टेलीविजन या टीवी। ये कैसा साधन है, सबसे पहले बताइए कि ये श्रव्य और दृश्य साधन है। हाँ भाई, और ये अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी तीनों देता है। भविष्य का ये विद्युत श्यामपट है, इसे ये भी कहा जाता है कि ये भविष्य यानी फ्यूचर इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये रिप्लेस कर देगा बोर्ड को। सजीवता व नवीनता, इसके अंदर कहीं ना कहीं लाइव चीजें दिखाई जाती है, लाइव लगती है और ये न्यू भी है। रुचिकर होती है और आकर्षित भी होती है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये जो प्रयोग है मैं यहाँ पे पूरा डिफाइन कर रही हूँ। आप क्या करेंगे, इसको रेडियो में, टेलीविजन में, बोर्ड में, किसी भी चीज में इन तैयारियों को ना ऐसे ही लिख देंगे या थोड़ा बहुत बदलाव कर देंगे
क्योंकि रेडियो में तो सिर्फ सुनने का है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको कर देंगे। मैंने यहाँ पे जरा इसको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि सबसे पहला है तैयारी स्तर। तो आप किसी भी, आप कोई भी लेंगे, चाहे टेलीविजन लेंगे चाहे रेडियो लेंगे, आप पहला स्तर रखेंगे तैयारी स्तर, जैसे इंग्लिश में प्रिपरेशन स्टेज बोलेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे आप, विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों के प्रसारणों से संबंधित है, आप क्या करेंगे, प्रकाशन व साहित्य सारी जानकारी दे लेंगे कि विभिन्न केंद्रों में कौन कौन से कार्यक्रम कब प्रसारित होने वाले, तो ये तैयारी के अंदर आएगा। विद्यार्थियों को जानकारी देंगे कि हाँ भाई इतने बजे आपका ये प्रोग्राम आएगा। भौतिक वातावरण की जांच करेंगे। मान लीजिए आप स्कूल में दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, तो आप वहां का जो आसपास का माहौल देख लेंगे। छात्रों के अनुकूल, आप ये भी देखेंगे कि वो प्रोग्राम छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा जो स्टेज है वो है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन का। तो इसके अंदर प्रसारण के समय कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखना। मान लीजिए जैसे क्लास में बच्चे हैं और टेलीविजन ऑन किया, बच्चों ने हुटिंग करना चालू कर दिया, बच्चों ने शोर मचाना चालू कर दिया, ये क्या स्कूल में टीवी चल रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वहां पे डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी बीच में व्यवधान ना हो, बच्चा चिल्लाए नहीं, किसी को कहीं जाना है, बार बार बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नोट करना, जो क्योंकि ये एक तरह से टीचिंग ही हो रही है ना, तो बच्चे नोट्स भी वहां पे बनाएंगे। तीसरा है अनुगमन, यानी डिस्कशन, विचार विमर्श, या इसको आप मूल्यांकन कह लीजिए, फीडबैक कह लीजिए। तो जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसके पश्चात विचार विमर्श करना कि बच्चों आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा। फिर आपको मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप जो सिखाना चाह रहे थे बच्चे ने वो सीखा या नहीं। अस्पष्ट बातों को स्पष्ट करना। मान लीजिए कि टेलीविजन में प्रोग्राम के दौरान कोई ऐसी बात चली जो बच्चों को समझ में नहीं आई थी, तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। मूल्यांकन करेंगे और त्रुटि व कमजोरी का निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई थी आपके प्रोग्राम को प्रसारित करने में। अगली चीज है सीसीटीवी। आपने पहले भी सुना होगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन भी बोलते हैं इसको, बंद परिपथ दूरदर्शन। ये भी टेलीविजन की ही तरह होता है, लेकिन ये कैसा होता है, पूरा कंट्रोल्ड। तो सबसे पहली चीज, स्थानीय तौर पर प्रसारित किया जाता है। अगर आप सीसीटीवी से बच्चे को पढ़ाएंगे या फिर आप कोई प्रोग्राम दिखाएंगे, तो ये क्या होता है, स्थानीय तौर पर होता है। हर स्कूल अपने लिए कर सकता है। जैसे टेलीविजन पर तो कोई प्रोग्राम आएगा तो वो पूरा इंडिया देख रहा होता है उस चैनल पे, है ना। लेकिन ये क्या होता है कि आप अपने कंट्रोल में इसको रखते हैं, चाहे वो स्कूल रखे या फिर टीम रखे, कोई भी एक संस्था रखे, ठीक है। विद्यालय अथवा विशेष क्षेत्र के पास संचालन होता है इसका, है ना। अगर विद्यालय में आप कोई स्पेशली प्रोग्राम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, ये स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होता है, ये सब कुछ स्थानीय ही अनुसार होगा। जैसे केबल के माध्यम से प्रसारित होता है, जैसे लोकल केबल्स नहीं लगवा लेते हैं लोग, हाँ हमें ये चैनल चाहिए, तो उसमें कुछ लोकल चैनल्स भी आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ है ये। रिकॉर्डिंग द्वारा उपरांत प्रसारण किया जाता है। पहले रिकॉर्डिंग, उसके बाद प्रसारण होता है। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रसारण भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि 9th के लिए आप जो तैयार करे वो 8th भी देखेगा, नहीं ना, तो इसलिए ये यहाँ पे फायदेमंद हो जाता है। सीमित शिक्षण साधनों द्वारा समुचित शिक्षण कर पाते हैं। इसके लिए उपकरण क्या क्या चाहिए होगा हमें, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, ऑडियो वीडियो मिक्सर, कपलर और रोशनदार कमरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए। और अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर अभी बताए थे ना 3 स्टेज, क्या था, प्रिपरेशन वाला स्टेज, फिर आप प्रेजेंटेशन, उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे। अगली चीज है IPTV। इसे रहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, वो भी तो एक तरह से टेलीविजन है, लेकिन इंटरनेट के बिना वो डिब्बा है एक तरह से। तो इंटरनेट कनेक्शन द्वारा वीडियो या टीवी प्रसारण करना। टेलीविजन जो है मोबाइल स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है अगर इंटरनेट हो तो, और ये पूरा नियंत्रित होता है, आप जो चाहे देख सकते हैं। लाइक यूट्यूब हो गया आपका, है ना, पूरा आपके कंट्रोल में है। कभी भी कोई भी कहीं भी विषय वस्तु आप देख सकते हैं। आपके जेब में पड़ा है आपका फोन जिसमें इंटरनेट है, आप उसे निकालेंगे कहीं भी कभी भी और कोई भी विषय डालकर आप देख लेंगे। ये 100% डिजिटल होता है। आवश्यकता अनुसार ये कहीं भी ले जाने में ये सुविधा देता है, सुविधा होती है, जेब में डाल लो कहीं भी चलो। चलिए अगला है डिस्प्ले बोर्ड। अब डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, ये डिस्प्ले बोर्ड मीन्स ये है तो बोर्ड ही, लेकिन डिस्प्ले का मतलब इसके ऊपर जो है सबसे पहले जानकारी को डिस्प्ले किया जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्यालय की सर्वकालिक पत्रिका जो होती है, उसमें भी जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें भी तो एक तरह से सारी इंफॉर्मेशन होती है, स्कूल की गतिविधियों की सारी चीजों की।
इसमें विद्यार्थी को प्रत्यक्ष जानकारी देना और उन्हें प्रेरित करना शामिल होता है। विद्यार्थी के रचनात्मक प्रयासों का परिणाम होता है। ये बच्चे कितने रचनात्मक है ये चीजें दिखती हैं। पथ प्रदर्शन अध्यापक करेंगे। अध्यापक सिर्फ गाइडेंस देते हैं, बड़ा आकार सामग्री दूर से दिखाई दे सके। जैसे कि नोटिस बोर्ड हो जाते होते हैं ना स्कूल में, ऑफिस के बाहर या फिर एंट्री गेट पर, तो इनका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि दूर से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कंपटीशन है, कोई प्रोग्राम है तो बच्चे को जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट थिंग है जो हमारा बोर्ड के अंदर ही आता है, ब्लैक बोर्ड। अब ये कौन नहीं जानता ब्लैक बोर्ड, ये दीवार और चौक बोर्ड भी बोलते हैं इसको। ये लकड़ी का बोर्ड भी हो सकता है, ये ग्राफिकल बोर्ड भी हो सकता है, ये चुंबकीय या फिर लपेटन बोर्ड जो लपेट के रख देते हैं आजकल मिलता है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज है हमारी फ्लैनल बोर्ड। अभी फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, ये लकड़ी या मोटे गत्ते से बना होता है और इस पर खादी का कपड़ा लगा होता है, इसलिए इसे खादी बोर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ हल्के दबाव से छपा जाते हैं। मान लीजिए आप चित्र लाए हैं या कोई मैप लाए हैं तो आपको बच्चे को पढ़ाना है तो इस बोर्ड पे आप ऐसे करके चिपका देंगे और बच्चे को सामने से दिख जाएगा। ये बोर्ड जो है खादी का बना होता है, इस पे आप हल्का सा अपना चित्र दबाओगे तो वो वहां पे चिपक जाएगा। यह आकर्षित और जिज्ञासापूर्ण होता है। प्रदर्शित सामग्री का पूर्व संकलन कर, आपको जो भी प्रदर्शन करना है आप वो चीजें अपने पास टेबल पे पहले ही रख लेंगे। अगला है पैच बोर्ड। ये छिद्रों वाला बोर्ड होता है, आपने देखा होगा ये स्कूल में एक बोर्ड नोटिस बोर्ड था, मैंने देखा था, वो उसके ऊपर ना जाली लगी होती है एकदम छोटी छोटी छेदों वाली। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप अपने जो ग्राफ्स हैं, चित्र, उसको फंसा देते हैं। तो ये सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नंबर तथा अक्षरों को बोर्ड में डालना होता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद है ना, उसमें आप अक्षर डालेंगे या फिर नंबर्स को डालकर ऐसे लिखेंगे अपने जो भी जानकारी है उसको। इसकी देखभाल बहुत कठिन होती है बिल्कुल। शिक्षण में इसका प्रयोग आंकड़ों, वाद विवाद के विषय, सेमिनार, विशेष दिवस आदि की जानकारी के लिए होता है कि 26 जनवरी को ये प्रोग्राम होने वाला है, 5 को ये होगा, तो ऐसी जानकारियां देने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है व्हाइट बोर्ड। सभी जानते हैं आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, इसे मार्कर बोर्ड भी कहते हैं। इस जो सतह होती है वो सफेद होती है और ये डस्टर से आसानी से आप इसमें मिटा भी सकते हैं। एक आता है आपका इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। एक और व्हाइट बोर्ड आ गया लेकिन ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है। इस पे क्या होता है, कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित किया जाता है ना, बोर्ड के ऊपर जो फोकस करके पढ़ाते हैं ना हम, तो ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है। ये डिजिटल प्रोजेक्टर द्वारा काम किया जाता है। ये नवीन तकनीक है। उंगलियों की माउस की तरह प्रयोग करना, आपने देखा और कई यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं तो वो ऐसे उंगलियों से ही स्लाइड कर रहे होते हैं अपने बोर्ड को, है ना, तो ये वही चीज है। अगली जो चीज है वो है प्रक्षेपी सहायक माध्यम, प्रोजेक्टेड एड्स। मतलब कि जो प्रोजेक्शन किया जाता है पढ़ाते समय वो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होंगी, प्रोजेक्टेड एड्स। तो इसमें क्या होता है, पर्दे पर प्रक्षेपित सामग्रियां होती हैं, मतलब पीछे पर्दा लगा होता है और उस पर ही हम अपनी सामग्री को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रभावी और आसान शिक्षण है जिसको स्मार्ट क्लासेस भी कहते हैं। ठीक है। शाब्दिक व चित्रित, इसमें शब्द भी हम दिखा सकते हैं और चित्र भी, चाहे वो ग्राफ हो, मानचित्र हो, चार्ट हो। मेज पर ही उपकरण रखें। आपको उपयोग करना है तो आप क्लास में जाएं तो सारे उपकरण को आप मेज पर ही रखेंगे अपने और फिर फटाफट से इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। और आप प्रयोग कैसे करेंगे, वही सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या था, मतलब प्रेजेंटेशन तो बीच में था, ऊपर था तैयारी करना, प्रिपरेशन, है ना, फिर लास्ट में क्या था, आगमन, वो जो आप उसके अंदर मूल्यांकन वगैरह करेंगे। अगली चीज है एक OHP। OHP क्या होता है, OHP का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। हाँ जी, ये कंधे के ऊपर से प्रक्षेपित होता है। आप कई बार देखते हैं कि टीचर खड़ा है और उनके कंधों के ऊपर बोर्ड है, उस पर प्रोजेक्शन जा रहा होता है, इसलिए इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इस पे क्या होता है कि पर्दे पर बड़े बिंब प्रदर्शित होते हैं, आपके सर के ऊपर जो है बिंब प्रदर्शित हो रहे होते हैं। एक पारदर्शी शीट द्वारा प्रोजेक्ट करना, इस पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसको उस मशीन पे आप रखते हैं और जो भी चीज वो होती है वो पूरी प्रदर्शित हो रही होती है। कैसे, देखिए मतलब ये प्रैक्टिकली है तो थोड़ा बताना मुश्किल है। आप अगर इसको OHP को इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो समझ जाएंगे। क्या होता है कि ये उपकरण होता है जिसपे आप ट्रांसपेरेंट शीट रखेंगे। अब उसका प्रोजेक्शन आ रहा है आपके ओवरहेड, आपके हाथ में पेंसिल है या कोई भी चीज है, आप उससे उस पर लिखेंगे तो जो चीज आप वहां लिख रहे होंगे वो प्रोजेक्ट हो रही होती है आपके ओवरहेड।
तो कितनी अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, आप सामने बच्चे को भी देख पा रहे हैं और कुछ भी लिख पा रहे हैं, रफ कर पा रहे हैं, कितना ईजी हो जाता है वो चीज। तो ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। प्रोजेक्शन मंच पर दृश्य सामग्री व जो स्लाइड होती है वो रखना होता है। पारदर्शी शीट रखिए, पर्दे का फोकस करिए और संकेत करना भी आसान होता है, क्योंकि ना आप जो छोटी सी शीट पे आप लिख रहे हैं, आप वहां पे जो पॉइंट आउट करेंगे ना, बड़ी वाली जो आपका प्रोजेक्शन आ रहा है उस पर भी वही चीज पॉइंट आउट हो रही होती है। अगली चीज है डॉक्यूमेंट या फिर विजुअलाइजर कैमरा। ये दस्तावेजी कैमरा भी कहते हैं इसे ज्यादातर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कक्षा कक्ष, सेमिनार, मीटिंग आदि में दस्तावेज पत्रों को प्रदर्शित करना। इसे जूम करना आसान होता है, इसे आप जूम करके दिखा सकते हैं। कैमरे के ठीक नीचे रखकर पीछे पर्दे पर फोकस करना। जो भी चीज आपको प्रदर्शित करनी है, कोई फ्लैश कार्ड है, आप उसे कैमरे के नीचे रखिए और वो आपका प्रोजेक्टेड हो जाएगा। किसी भी आइटम को आप विभिन्न कोणों से दर्शा सकते हैं, किसी भी दिशा में, किसी भी कोण में आप दर्शा पाएंगे। भौतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने में भी ये इजी होता है। अगली चीज है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, एलसीडी, डीएलपी और एलईडी। तो एलसीडी क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री प्रदर्शित करना, है ना। जो स्क्रीन होती है हमारी वही होती है, ये तो सबको पता है। अब आगे चलते हैं। डीएलपी है ये। डीएलपी का मतलब होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ठीक है। देखिए इनके नाम सारे इंग्लिश में ही है, तो आप इसको इंग्लिश में लिखें तो बेटर। आप हिंदी मीडियम में तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप हिंदी में ऐसे करके लिख सकते हैं ना, डिजिटल करके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डीएलपी क्या होता है कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, मतलब छोटे शीशे द्वारा प्रकाश का प्रतिबिंब स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर आप इंटरनेट पर डीएलपी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इमेजेस दिखाई देंगे कि कैसे एक प्रोसेसिंग उपकरण होता है, उसमें क्या छोटा सा शीशा लगा होता है और वो फोकस कर रहा होता है, आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। ये घुमावदार पहिए की तरह विभिन्न रंगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें हर कलर के जो है अपनी सामग्री को दिखा सकते हैं। एलईडी, ये भी प्रकाश द्वारा ही इमेज बनाता है और ये छोटे लेंस द्वारा इमेज को बनाता है, बिल्कुल जैसे डीएलपी करता है वैसे ही। नेक्स्ट चलते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, क्या चाहिए आपको इसके लिए, रिकॉर्डर और प्लेयर होना चाहिए, डिजिटल कैमरा होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का प्रयोग करेंगे और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। डिपेंड करता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आप 1000 बार पढ़ चुके हैं इसे, ऑडियो वीडियो हर यूनिट में आ रहा है ये। तो देखिए इस पे वैसे कोई क्वेश्चन मैंने देखा था नहीं। तो अगला है हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, टेलीफोन से बना है टेली, तो संवाद प्रणाली। दूर होते हुए भी हम आपस में संवाद कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 2 या इससे अलग स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामूहिक संप्रेषण। कॉन्फ्रेंस कर देते ना, हम ये नहीं बोलते कि कॉन्फ्रेंस पे कॉल डालो तो 3 जने बात करने लग जाते हैं, तो इसी तरीके से 4 जने बात कर लेंगे, 5 जने कर लेंगे, तो ये तरह से क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस तैयार हो जाएगी और आप फोन पर ही अपनी संवाद बात कर लेंगे, सबकी विचारों को सुन लेंगे, अपने विचार बता देंगे। इसके अंदर अगली है एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीविजन से, टेलीफोन से होगा, सॉरी। और वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होगा वो टेलीविजन से होगा, और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग वो इंटरनेट से होगा। अगली चीज है वेब कॉन्फ्रेंसिंग। वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है कि आप, वेब की बात हो रही है ना अब यहाँ पे, तो कंप्यूटर पे बैठे हुए आप सामूहिक रूप से वार्तालाप कर सकते हैं, स्क्रीन भी साझा कर सकते हैं, जैसा कि आजकल वर्चुअल क्लासेस में होता है। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो आप इस वेब कॉन्फ्रेंसिंग के ये पॉइंट्स इसमें लिख देंगे। इसके फिर लाभ हानि भी लिख सकते हैं अगर आता है पेपर में तो। सहायक एवं समर्थनात् प्रौद्योगिकी जो है हमारी समावेशी शिक्षा के लिए, कि ये सहायक और समर्थनात् 2 तरह की प्रौद्योगिकी है। इसका समावेशी शिक्षा में क्या उपयोग है, समावेशी शिक्षा मतलब यहाँ पे हर तरह का बच्चा आएगा, हर बच्चा समाएगा, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे वो उसे सुनने में दिक्कत हो, चाहे वो मंदबुद्धि का हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो। तो सबसे पहला हम बात करते हैं सहायक उपकरण की। इसकी बात करेंगे, पहले सहायक उपकरण देख लेते हैं कि ये वे साधन होते हैं जो असमर्थी की पाठ्य सामग्री के संग्रहण में सहायता करते हैं। यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो जो असमर्थ वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो मेंटली हैं, फिजिकली हैं, या आंखों से वीक हैं, या कुछ भी हैं, तो ये उन साधनों का
सहायक उपकरण वो होते हैं, ये सहायक प्रौद्योगिकी वो होती है जो ऐसे साधनों को संग्रहण करती है जो कि पाठ्य सामग्री में उनकी सहायता करें, पढ़ने में उनको वो करें, इजी बनाए उनके लिए पढ़ना। जैसे कि कोई दृष्टि बाधित है मान लीजिए बच्चा, तो उसके लिए ब्रेल की किताबें उपलब्ध करवाना और चश्मे उपलब्ध करवाना। कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए श्रवण वर्धक उपकरण, कान में डालने वाली जो मशीन्स होती है वो स्कूल प्रोवाइड करता है। कोई अस्थि बाधित है, मान लीजिए कि उसके चलने फिरने में कोई दिक्कत है, कहीं की कोई हड्डी ट्रैक है, कुछ है, तो उसके लिए कुर्सी व मेज उसी तरीके के होने चाहिए, आरामदायक। सीधा संबंध इसका शिक्षण अधिगम से होता है कि बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, वो यहाँ पर आपका सहायक उपकरण आ जाता है या फिर सहायक प्रौद्योगिकी आती है। अगली चीज है हमारी समर्थनार्थ उपकरण या सुविधाएं। अब समर्थनार्थ क्या होती है, ये ऐसे साधन होते हैं जो असमर्थ जो बच्चे हैं उससे गत्यात्मक क्रियाओं को सुगम बनाते हैं। गत्यात्मक मतलब पढ़ाई से अलग बाकी की जो चीजें हैं, जैसे विद्यालय में आना जाना, घूमना, खेलना फिरना, इन चीजों के लिए बच्चों को वो सहायता देती है। जैसे अस्थि बालक जो है, अस्थि बाधक है, मान लीजिए डिसेबल है फिजिकली, तो उसके लिए शौचालय व पानी की जो टंकी होती है वहां पर एक छड़ी का प्रबंध करना कि बच्चा अगर टॉयलेट जाता है या तो वहां पे वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। ब्लैक बोर्ड के पास अवलंब रखना, डेस्क के आकार प्रकार सही होने चाहिए। फर्श पर फिसलन के लिए रबड़ की चटाई। कोई अब मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है और जो फर्श इतना चिकना है तो वो गिर भी सकता है ना, तो रबड़ की चटाई बिछा दी या उसको वहीं से चलवाया हमने, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। असेंबली के बरामदे में किनारे उकेरना, जो असेंबली होती है मॉर्निंग, वहां पे जो उसका जो बरामदा उसके किनारों को उकेर कर, ताकि वो ऐसे छू कर या फिर चल कर आ सके और वहां पर असेंबली में भी वो अपनी प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट हो सके। तो ये दो चीजें थी, ये पेपर में आता है, समर्थनार्थ और ये जो आपका है सहायक प्रौद्योगिकी। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे पेपर में थोड़ा अलग इलेबोरेट कर देंगे, जैसे दृष्टिबाधित को अलग पॉइंट दे दिया, श्रवण को अलग, तो इन नोट्स की मदद से आप अपना आंसर तैयार करेंगे। तो ये आपका यूनिट 4 था, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी।